2022 विधानसभा चुनाव में 12.88% वोट मिले थे, तो इस बार के लोकसभा चुनाव में 9.38% वोट पर बीएसपी सिमट गई है। आखिर ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से पार्टी की ऐसी दुर्गति हुई? अब माना जा रहा है कि बीएसपी की नजर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच आपको बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से बताते हैं, जहां 10 सीट पर उपचुनाव को लेकर के हलचल तेज हो गई है। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है और हर जिले के नेताओं से मिल रहे हैं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि विधानसभा वार फीडबैक भी यहां पर लिया जा रहा है और इसी के साथ एनडीए के सामने कहीं ना कहीं चुनौती भी है 5 सीटों को बचाने की। 5 विधानसभा सीटों पर, क्योंकि इसमें से समाजवादी पार्टी का कब्जा था, लेकिन अब जब 10 सीटों पर यहां फिर से उपचुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए की पूरी रणनीति ये है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने खाते में यहां पर की जाए, जिसे लेकर के यहां पर अनामिका तैयारियां भी तेज हो गई है। और बिल्कुल अजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, माफ कीजिएगा राघवेंद्र, जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी बेहद मजबूत है, तो चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के सामने ज्यादा है, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा नहीं रहा है। बिल्कुल अनामिका, देखिए जब सत्ता में जो सरकार होती है और जब उस समय जब उपचुनाव होता है तो कहा जाता है कि ये सत्ता का चुनाव है और सत्ता इसको जीत के लाए, यह जिम्मेदारी होती है। लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन 10 सीटों पे जो उपचुनाव होने वाला है, अगर इसको रिपीट नहीं कर पाते हैं या इसको नहीं जीत कर पाते हैं तो पक्का है कि 2027 के सेमीफाइनल का जो मामला है वो आगे बढ़ेगा और यह कहा जाएगा कि जो हाल उपचुनाव में रहा है वही 2027 में भी होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से चौकन्नी है इस चुनाव को लेकर के। अलग अलग फीडबैक मंगाए जा रहे हैं, अलग अलग लोगों से बात किए जा रहे हैं, क्या नाराजगी है उस नाराजगी को दूर किया जा रहा है। जो मनमुटाव की बातें हैं उस पर भी अब काम शुरू हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं हर जगह समीक्षा हो ही रही है। कहा जा रहा है कि संगठन और सरकार में तालमेल की कमी थी, विधायक और सांसदों में तालमेल की कमी थी, जो उम्मीदवार बनाए गए थे उनमें और कार्यकर्ताओं में तालमेल की कमी थी। इन सारी चीज़ों पर बातचीत हो रही है, लेकिन पहली जिम्मेदारी है कि ये जो उपचुनाव है इसको सारी की सारी सीट जीत के आने की बात है। हालांकि हमेशा से ये आरोप लगाए जाते रहे हैं विपक्ष की ओर से कि उपचुनाव में सत्ता पक्ष हावी रहता है, लेकिन इस बार चुनौतियां कई ज्यादा हैं सत्ता पक्ष के सामने भी लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए। धन्यवाद राघवेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बात बिहार की करते हैं, जहां सिस्टम को घुन की तरह खराब किया जा रहा है। दरअसल घुन जैसे लकड़ी को खराब करता है, वैसे ही सिस्टम को अधिकारी खराब कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, जो बिहार में 3 जिलों से पुल गिरने की तस्वीर सामने आई है वो ये कहानी बयां कर रही हैं और ये सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर किसकी लापरवाही से बैक टू बैक 3 पुल गिरे हैं, जिनमें से निर्माणाधीन पुल भी शामिल है। अगर आवाजाही होती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। रिपोर्ट देखिए। डायरेक्शन चेंज कर दिया, जिसके कारण ये पुल ढलाई के समय ही गिर चुका है। अधिकारी मांग करेंगे जल्द से जल्द बने, हम लोग का परेशानी होगा। इस टूटे पुल की तरह उन लोगों की उम्मीद भी टूट गई जो सालों से इसके उद्घाटन का इंतजार कर रहे थे। ये पुल का मलबा नहीं बल्कि उन लोगों की उम्मीद है जो सत्ता में बैठे लोगों से लगाए थे। ये 3 तस्वीरें बानगी हैं उस नाकाम सिस्टम की, उस लापरवाह रवैये की, उस धांधली और घपलेबाजी की जो आए दिन सामने आती रहती है। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि जब कागज पर उकेरी गई योजना को हड़बड़ी में नदी पर उतारा जाता है तो ऐसा ही मंजर सामने आता है। पता नहीं कौन सा कंकड़ पत्थर जोड़कर पुल रहे थे बना, उद्घाटन से पहले ही ढह गया, कौन पैसा खा गया यहाँ। ये लाइन बिहार में ढहते पुल पर सटीक बैठती है, राज्य में खुलकर हो रहे भ्रष्टाचार और लापरवाही की पोल खोलती है। अररिया में पुल गिरने पर विवाद अभी थमा नहीं था, सिवान पुल हादसे पर शोर हो रहा था कि सरकार पर एक और दाग लग गया। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में निर्माणाधीन पुल ढह गया। मोतिहारी में जो पुल गिरा वो निर्माणाधीन था। इस पुल को बनाने का जिम्मा धीरज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पास है। 18 मीटर लंबा पुल बनाया जा रहा था।
जो 1,59,25,000 की लागत से तैयार हो रहा था। पुल का शिलान्यास इसी साल 10 मार्च को किया था, जिसका निर्माण अमवा से चैनपुर स्टेशन के बीच हो रहा था। शनिवार रात को ही पुल के ऊपरी भाग की ढलाई हुई थी और सुबह जब लोग उठे तो पुल को ध्वस्त पाया। अब ऐसे में ग्रामीण प्रशासन और इंजीनियर पर सवाल उठा रहे हैं। पुल निर्माण जो हुआ, जो पूर्व कंस्ट्रक्शन पर था, उस कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है। इंजीनियर लोग मिलकर इसको डायरेक्शन चेंज कर दिया, जिसके कारण ये पुल ढलाई के समय ही गिर चुका है। जो पूर्व कंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं होकर इंजीनियर आया और नक्शा को उसने अल्टर कर दिया। रियल डुप्लीकेट लगा है और क्या थर्मल डुप्लीकेट लगा है, मसाला डुप्लीकेट लगा है, सपोर्टिंग सही नहीं है। बिहार में पिछले 7 दिनों में 3 पुल धराशायी हुए, जो सुशासन पर सवाल उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार की कलई खोल रहे हैं, क्योंकि ये पुल करप्शन के पिलर पर खड़े हो रहे थे। फीता कटना बाकी था, लेकिन पुल बनने से पहले ही भ्रष्ट लोग कमीशन काट गए। जनता के हित और हक पर सवाल खड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक और खबर आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमला हुआ है। बताया गया है और इस आईडी ब्लास्ट में 2 जवान भी शहीद हो गए हैं। ये जो ट्रक था, उस ट्रक पर ये नक्सली हमला हुआ है। राशन लेकर के जा रहा था ट्रक और उस वक्त ये नक्सलियों ने आईडी से इस पुलिस ट्रक को उड़ा दिया है, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए हैं। उनकी तस्वीरें भी हैं। जिला सुकमा के थाना जगरगुंडा के केएम सिलगेर और टेकलगुड़म के मध्य तीमापुरम के समीप आज दोपहर सुरक्षा कार्य में लगे वाहनों पर नक्सलियों के द्वारा आईडी विस्फोट किया गया है, जिससे उक्त वाहन में मौजूद 201 कोबरा के वाहन चालक विष्णु तथा आरक्षक शैलेंद्र शहीद हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल वहां पर सीआरपीएफ व कोबरा व पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। सभी दोनों ही शहीद जवानों के शव सुरक्षित वहां से निकाले गए हैं तथा मौके पर सर्चिंग जारी है। और एक तस्वीर आपको दिखाते हैं अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर से, जहां बादल फटने से भारी तबाही मची है। बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, लोग परेशान हैं, कई लोगों के घर बह गए हैं, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अरुणाचल प्रदेश में बादल फटने से तबाही मची है। तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं उसी जगह की जहां बादल फटने से तबाही मची है। आप देख रहे हैं तबाही इतनी ज्यादा है कि आसपास के घर भी पानी के साथ बह गए हैं। लोग किसी तरह से खुद को बचाते दिख रहे हैं। गाड़ियां चलनी मुश्किल हैं। अगर लोग गाड़ियों से नहीं चल पा रहे हैं तो समझिए मीनाक्षी पैदल चलना कितना मुश्किल होगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रही है कि किस तरीके के हालात बने हुए हैं, लोग परेशान हैं। इसी से जुड़ी हुई 1 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।